हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं टाइम पर और होपफुली कर रहे हो। और अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या जो चैट सेक्शन है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं जो भी डाउट है उसके बारे में। और किसी को आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी है, सेकेंड ईयर वाले हैं आप लोग, तो सेकेंड ईयर से आप डिटेल में थोड़ा थोड़ा अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि फाइनल ईयर में प्रेशर आ जाता है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स का भी और जेईई का भी, तो तैयारी सही से नहीं हो पाती। तो अगर कोई करना चाहता है फिजिक्स से और मैथ्स से हम लोग अवेलेबल कराते हैं। आप पहले डेमोज देके 8-10 दिन, अगर अच्छा लगता है तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। फीस भी ज़्यादा नहीं है उसकी। और बात रही इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया फर्स्ट यूनिट का अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा मैं। सेकंड चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन नहीं है, सेमीकंडक्टर है उसके अंदर थोड़ा। और मतलब मेन जो पोर्शन था वो यही था इस फर्स्ट यूनिट का जो हमने कर लिया। और फर्स्ट यूनिट ही सबसे बड़ा यूनिट है एक तरीके से देखा जाए तो। अभी जो इतने बड़े यूनिट्स नहीं है, लास्ट यूनिट तो बहुत छोटा यूनिट है, तो इतना टाइम नहीं लगने वाला। दूसरी चीज़, मैं पैरेलली थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक से, तो थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाएगा। तो अगर किसी को थर्मोडायनेमिक्स भी करना हो तो थर्मोडायनेमिक्स भी कर सकता है साथ में, ठीक है, ताकि सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाए। और एग्ज़ाम की गाइडलाइन के बारे में बात करूँ तो अभी तक वैसा कोई फिक्स नहीं है कि कितना % सिलेबस रेड्यूस होगा। पहले बात चल रही थी कि सिलेबस को रेड्यूस करेंगे, पर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है। कुछ ऐसा गाइडलाइन आया था कि विंटर वैकेशन, समर वैकेशन हटा दिए गए हैं, और एग्ज़ाम होंगे जो करीब करीब शायद मई में स्टार्ट होंगे। हर बार मार्च में स्टार्ट होते हैं, इस बार मई में 2 महीने लेट स्टार्ट होंगे। मतलब अपने पास में टाइम है, इनफ टाइम है, तो डोंट वरी अबाउट सिलेबस में टाइम पे करवा दूंगा। एग्जाम के करीब करीब 1-1.5 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। मेरा टारगेट है कि फरवरी तक मैं सिलेबस को कंप्लीट कर दूं, फिर आपको रिवीजन के लिए भी प्रॉपर टाइम मिलता रहेगा। क्लियर है? और जैसे ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा, मैं आपके लिए टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो टेस्ट भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन रखें अपनी, जो भी करवा दिया है उसके लिए, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो सेकंड चैप्टर हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है। अर्धचालक बोलते हैं इसको, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। देखो, पहली चीज़ तो ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, ये सबको मालूम है। कि देखो, पहली चीज़ तो ये है, अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने ये बोला कि कोई भी हम सर्किट बनाए, कैसा भी, किधर भी वायर जोड़े, कोई रेसिस्टेंस लगाए, कोई कैपेसिटर लगाए, कुछ भी जोड़ के कोई भी सिस्टम बनाया है, कोई भी सर्किट बनाया है, तो उसमें करंट पता होना चाहिए। मुझे फाइंड आउट करना आना चाहिए कि करंट कैसे कैलकुलेट करूँ, कहीं पर वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करूँ। तो उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। किरचॉफ्स लॉ पढ़ लिया, फिर उसके बाद में इतने सारे थ्योरम्स पढ़ लिए। तो इतने सारी चीज़ें हैं मेरे पास में, मैं इतने नॉलेज के साथ में किसी भी सर्किट के अंदर करंट, वोल्टेज, किसी भी थ्योरम, कोई भी कुछ भी लगा के मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो सीख लिया मैंने, सर्किट थ्योरी सीख ली मैंने। अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे ये है कि चलो डिवाइस बनाते हैं, युक्तियाँ बनाते हैं। तो युक्तियाँ बनाऊँ तो मैं किससे बनाऊँ, कौन सा मटेरियल काम में लूँ, ये बात है कि कौन सा पदार्थ काम में लें हम लोग, मटेरियल कौन सा यूज में लूँ। तो मटेरियल के लिए इन्होंने ये बोला कि चलो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें करंट फ्लो हो। अरे करंट ही फ्लो नहीं हो तो उसमें वायर क्या काम में आएगा। तो मटेरियल ऐसा काम में लो जिसमें करंट फ्लो हो, ठीक है। तो करंट फ्लो होने के लिए करंट कौन फ्लो करवाता है, करंट फ्लो करवाता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाता है। पहले यही पता था, फिर बाद में होल के बारे में भी पता चला। तो सबसे पहले ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसकी वजह से करंट फ्लो होता है, वो इधर उधर घूमता है तो करंट चलता है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से टाइप के मटेरियल में सही होता है, तो लोगों ने बोला कि जो धातु होते हैं, मतलब कि मेटल, मतलब कि कंडक्टर्स, जिनको कंडक्टर्स बोला गया, चालक पदार्थ, चालकों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें करंट सही फ्लो होगा। अच्छा, तो फिर कंडक्टर्स यूज किए गए, लेकिन कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, करंट तो बहुत फ्लो होता है, लेकिन कंट्रोल नहीं होता। मतलब मैं एक लैपटॉप बनाऊं और लैपटॉप में मैं चाहूँ जैसे कंट्रोल कर सकूँ उसको, कि मैं ये की प्रेस करूँ तो ये हो, ये की प्रेस करूँ तो ये हो। मतलब मुझे जितना वोल्टेज जहाँ पे चाहिए, जितना करंट जहाँ पे चाहिए, उतना ही जाना चाहिए। तो उसके लिए मेरा कंट्रोल होना चाहिए डिवाइस पे।
सर्किट पे कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जब मेटेलिक चीज़ों से बनाते हैं, जब धात्विक चीज़ों से बनाते हैं, कंडक्टर से बनाते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं होता उसमें। तो फिर अब क्या करें? तो फिर उन्होंने ये सोचा कि कोई दूसरा मटेरियल काम में लेते हैं। तो एक मटेरियल तो होता है चालक, कंडक्टर जिसको बोलते हैं, एक होता है इंसुलेटर अचालक, उसमें तो करंट ही फ्लो नहीं होता, तो उसको तो काम में कैसे लें। एक तीसरी चीज़ और होती है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, जो चालक और अचालक के बीच में आते, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी रखता है, उसका यूज किया गया। तो देखो क्या सीन है, पहले समझना क्या होने वाला है। मैं कोई भी पदार्थ है उसको मैंने बोला कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेकिन वो 3 पार्ट्स में अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे डिवाइड किया गया। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। आपको ये चीज़ पता चली कि कोई भी करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तभी होल्स होंगे, ये चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है, मुक्त कण, मुक्त इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो मैं थोड़ा एटम के बारे में बात करता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई भी एटम होता है, कोई भी परमाणु होता है। अगर कोई परमाणु है, अगर कोई परमाणु है तो परमाणु जैसे ऐसा है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ये मान लो क्या है, कक्षाएं हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लो कि इसमें है, ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी और भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी मैं बात नहीं कर रहा कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो भी है होंगे इनमें अंदर इलेक्ट्रॉन। पर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब कक्षाओं में हैं तो वो कक्षाओं में घूमते रहेंगे, ऑर्बिट्स में रोटेट करते रहेंगे, सर्कुलेट होते रहेंगे। लेकिन ऑर्बिट में सर्कुलेट होने से करंट फ्लो नहीं होता। करंट कब फ्लो होगा, जैसे मान लो कि ये है, ये एक मेटल है, मान लो ये लोहे का बना हुआ आयरन का एक रॉड है, इसके अंदर आयरन के एटम है। अब आयरन के जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस के ऊपर चलने चाहिए। एटम के अंदर है, एटम के अंदर है तो मुझे करंट नहीं मिलेगा। करंट कब मिलेगा, जब ये एटम के अंदर से, ऑर्बिट के अंदर से निकल के इस सरफेस के ऊपर आए और सरफेस के ऊपर दौड़े, तब जाके अपने को करंट मिलता है। यही होता है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। ये जो बाहर वाला ऑर्बिट होता है इसको बोलते हैं संयोजकता कक्ष, वैलेंसी ऑर्बिट। वैलेंसी ऑर्बिट बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैलेंसी ऑर्बिट, संयोजकता कक्ष, वैलेंसी ऑर्बिट, संयोजकता कक्ष, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़ के बाहर आ जाता है एटम से, और जैसे एटम से बाहर आ जाएगा मतलब उसकी वजह से करंट फ्लो होने लग जाएगा, खुद ही चलने लग जाएगा ना वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पे बाउंडेड है, उसकी एनर्जी कम है, बाहर निकल के आएगा तो इसका मतलब वो फ्री हो जाएगा, और फ्री होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी एक तरीके से। पहले नेगेटिव है, फ्री होगा तो उसकी एनर्जी आ जाएगी, या तो 0 या कुछ काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो इसकी एनर्जी कुछ बढ़ के आ जाएगी। मान लो इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, फ्री हो गया, मतलब एटम से बाहर निकल गया। आई बात समझ में? एटम से जैसे ही बाहर निकला तो इसका मतलब क्या है, वो चलने लग गया, मतलब ज़्यादा एनर्जी आ गई उसके पास। तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जैसे संयोजकता कक्ष है, ये क्या है, वैलेंसी ऑर्बिट है। मैं वैलेंसी ऑर्बिट का एक लेवल बना लेता हूँ एनर्जी का, कि मान लो कि वैलेंसी ऑर्बिट है वो यहाँ पर है, उसकी एनर्जी लेवल इतनी ऊर्जा है वैलेंसी ऑर्बिट की, ठीक है। ये अगर इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे रहता है तब तो वो इस कक्षा में रहेगा, संयोजी कक्षा में रहेगा, वैलेंसी ऑर्बिट में रहेगा। लेकिन इससे एनर्जी लेके बाहर निकल जाता है, यहाँ से ऊपर चला गया तो वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, एकदम फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाएगा मतलब चलने लग जाएगा। तो जैसे मान लो कि वो यहाँ से थोड़ा ऊपर ज़्यादा एनर्जी मिल गई उसको, इसका मतलब इससे ज़्यादा ऊर्जा लेवल, अगर मैं इससे कोई ऊपर का ऊर्जा लेवल अचीव कर ले, ये मतलब पहले इलेक्ट्रॉन था मान लो यहाँ पर, अब इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, मतलब एनर्जी बढ़ गई। आप कुल मिला के समझो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई मतलब वो फ्री हो गया एक तरीके से। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो चलने लग जाएगा, उसको चालन होने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन का चालन मतलब कंडक्शन। तो इस लेवल को, ये जो लेवल है ये तो क्या हो गया आपका, संयोजकता कक्ष हो गया। इसको संयोजकता ऊर्जा स्थिर बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? संयोजकता ऊर्जा स्तर, संयोजकता ऊर्जा स्तर, वैलेंसी एनर्जी लेवल, ये आता है शायद यहाँ पे, मेरे को श्योर नहीं है, एनर्जी लेवल। ठीक है, ये इसको, इसका जो एनर्जी है उसको बोलते हैं मैंने EV, कोई प्रॉब्लम, इसको क्या बोला मैंने? EV बोल दिया। ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे चलने लग जाता है तो इसको बोलते हैं चालन ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं? चालन ऊर्जा स्तर, कंडक्शन एनर्जी लेवल, चालन ऊर्जा स्तर, कंडक्शन एनर्जी लेवल, कंडक्शन एनर्जी लेवल। हिंदी वाले हिंदी मीडियम में लिख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। इसको बोलते हैं कंडक्शन है ना, तो EC बोलते हैं इसको। ये क्या हो गया? EV हो गया। ठीक है, अब देखो, ये संयोजकता कक्ष था, ये वैलेंसी एनर्जी लेवल था, ये वाला। इससे नीचे भी और एनर्जी लेवल है ना, तो इससे और एनर्जी लेवल नीचे भी है। ये जैसे ये इससे एनर्जी लेवल और है, ये एनर्जी लेवल, तो इससे नीचे वाले जो एनर्जी लेवल है इनको सबको एक साथ ऐसे कर दूं तो इससे जो नीचे वाला ये क्या बन गया? एक बैंड बन गया, मतलब कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स का एक लेवल शो कर रहा है। इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड। और ये कौन सा? संयोजकता वाला है, वैलेंसी वाला, तो इसको बोलते हैं संयोजकता ऊर्जा बैंड। आई बात समझ में? वैलेंसी एनर्जी बैंड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड, संयोजकता बैंड। दिस इज संयोजकता बैंड। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं इससे ऊपर वाला, ये, क्योंकि ये जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो कोई एनर्जी मिला, वहां पे फ्री है, लेकिन उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तब भी वो फ्री रहेगा, तो इससे ऊपर भी वो फ्री रहेगा। ये तो मिनिमम एनर्जी लेवल है इसका, फिर इससे ऊपर भी फ्री रहेगा, इससे ऊपर भी फ्री रहेगा। मतलब ये अगर मैं बैंड की बात करूं ऊपर वाले की, इसकी, तो ये कौन सा बैंड है? ये चालन बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। तो ये कौन सा हो गया? पूरा चालन बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड। बात आई कि नहीं समझ में? ये इसका सबसे ऊपर वाला लेवल है, ये लेवल इसका सबसे नीचे वाला लेवल है। इसको EC से बता दिया, इसको EV से बता दिया। जब इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा तो संयोजकता कक्ष में रहेगा, इससे निकल के यहाँ पे पहुँच गया तो इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएगा, करंट का फ्लो होने लग जाएगा। तो हम चाहते हैं करंट का फ्लो, उसके लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रहे, मतलब चालन बैंड में रहे। क्लियर है? तो अपने को 2-3 चीज़ें समझ में आई क्या? कि कोई भी एटम होता है उसका ये संयोजकता कक्ष होता है, ये क्या है? एक तरीके से संयोजकता बैंड बोल देते हैं इससे नीचे वाला पूरा पोर्शन को। और जब फ्री हो जाता है तो फ्री हो जाता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है, वहां पर वो चलने लग जाता है, कंडक्शन होने लग जाता है, उसको चालन ऊर्जा स्तर बोल देते हैं, कंडक्शन एनर्जी लेवल बोल देते हैं। इससे ऊपर वो क्या करेगा? कंडक्शन करेगा, चालन करेगा। क्लियर है? ये इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था सब कुछ। अभी जो हमने ये सीखा इसको मैं आगे प्लॉट करता हूँ। देखो क्या बनाया मैंने बनाया कि एक कोई भी एटम है तो उसमें ये चीज़ होती है, ये है, ये जो है इसकी एनर्जी लेवल है वो तो है EV, वैलेंसी एनर्जी लेवल, संयोजकता ऊर्जा कक्ष, ऊर्जा स्तर। ये EC, चालन ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये कौन सा हो गया? कंडक्शन बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड, संयोजकता बैंड। और ये कौन सा हो गया? वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड। ये तो हो गया चालन बैंड, और ये हो गया संयोजकता बैंड।
ठीक है। इन दोनों के बीच का जो ये एनर्जी लेवल है, ये गैप जो है, इसको लिखते हैं क्या, इसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फोरबिडन एनर्जी गैप। इसको लिखते हैं Eg से भी लिखते हैं और डेल्टा E से भी लिखते हैं, Eg। ये जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन के लिए यहां से निकल के यहां जाना आसान रहेगा, क्योंकि डिफरेंस कम होगा तो आसानी से चला जाएगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा तो डिफिकल्ट होगा जाना। यही है। ये जो Eg है ये क्या है? ये है वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं इसको, फोरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज वर्जित ऊर्जा अंतराल, फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। ठीक है, ये Eg हो गया, ये Ec हो गया, ये Ev हो गया। ये बातें समझ में आई। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो जल्दी, अगर ये गैप कम होगा तो आसानी से चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा तो कंडक्शन अच्छा होगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ये बात मुझे समझ में आ गई। अब मैं जो मटेरियल है, अपने मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था मैंने, चालक, अचालक और अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। वो किस बेसिस पे करते हैं? आप बचपन में जो डेफिनेशन पढ़ते हो वो ये पढ़ते हो, जिनमें करंट फ्लो होता है वो चालक, कंडक्टर्स जिनमें करंट फ्लो होगा, जिनमें नहीं होता वो इंसुलेटर, अचालक, जिनमें पहले तो नहीं होता लेकिन ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं तब जाके हो जाता है, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर पे हो जाता है, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, होता तो यही है, मैं कोई नई डेफिनेशन थोड़ा ना बताऊंगा, मीनिंग तो सही है आपने जो पढ़ा, लेकिन अभी मैं दूसरे सेंस में बात करूंगा। ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसको बोलते हैं बैंड गैप भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बैंड गैप, बैंड अंतराल। तो बैंड गैप जिसमें ये दोनों के बीच का जो गैप ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा है तो करंट फ्लो नहीं होगा, वो हो जाएगा अचालक। जिनमें उनसे कम होगा वो अर्धचालक, जिनमें बहुत कम होगा या होगा ही नहीं वो चालक होंगे। आई बात समझ? तो उसके बेस पर हम लोग मटेरियल्स को 3 भागों में बांटते हैं। किसके? विद्युत चालन के आधार पर। किसके आधार पर? विद्युत चालन के आधार पर। तो यहाँ पे लिख लो, विद्युत चालन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज on the basis of electric conduction, on the basis of electric conduction। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मटेरियल्स को। देखो अभी मटेरियल जो है, पदार्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में? तीन पार्ट में डिवाइड किया है, और वो 3 पार्ट कौन से हैं? देखो, एक तो कौन सा है? पहला जो है वो कौन है? वो है चालक, कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है। दूसरा है जो वो है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अर्धचालक बोलते हैं इसको। और जो थर्ड है वो है अचालक, इंसुलेटर बोलते हैं या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी बोलते हैं इनको, इंसुलेटर। ये है अचालक। आई बात समझ में? 3 टाइप के मटेरियल है मेरे पास। अब जो ये मटेरियल है इनमें देखो एक क्या चीज़ है, चालक होगा तो इसके अंदर जो ये बैंड गैप बात कर रहा था ना मैं, ये जैसे कि ये है संयोजकता बैंड गैप, ये संयोजकता बैंड है, और जो चालन बैंड है, कंडक्शन बैंड है, उसके इसके बीच में जो अंतर होता है वो होता ही नहीं है, ये ऐसे होता है ऑलमोस्ट। मतलब दोनों एक ही जगह पे होते हैं, दोनों मर्ज्ड होते हैं। मतलब संयोजकता कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑलमोस्ट खुद ही फ्री होते हैं,
तो वो खुद जो है संयोजकता कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद ही क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट फ्री रहते हैं, मतलब वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल रहते हैं, उनकी वजह से चालन हो जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इनके बीच में बैंड गैप होता है, जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। मतलब EC भी यहीं पर है और जो EV है वो भी क्या है, ऑलमोस्ट यहीं पर है। जो वैलेंसी एनर्जी लेवल है और कंडक्शन एनर्जी लेवल है ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। इन दोनों के बीच में एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। ये किस में हो गया, चालक में। इसीलिए तो इजीली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं कंडक्शन एनर्जी लेवल में, तो आसानी से करंट फ्लो हो जाता है क्योंकि उसको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ जहाँ पर है वहीं पर चालन की अवस्था में और लगभग फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री होते हैं वहाँ पे। तो ये जो है कंडक्शन बैंड था अपना, और ये कौन सा था, वैलेंसी बैंड था। तो ये इसको बोलते हैं कि ये दोनों ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, मतलब मर्ज्ड होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं ये। तो इसके अंदर ये क्या होता है, ओवरलैप्ड होता है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड जो है अतिव्यापित रहते हैं, अतिव्यापित है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड आर ओवरलैप्ड। ठीक है, ये ओवरलैप रहते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर रहते हैं, दोनों एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट एक ही जगह पे हैं, इसलिए कंडक्शन में ज़्यादा आसानी से कंडक्शन हो जाता है। ठीक है, टाइम कितना है अपने पास, अभी टाइम है। ये इसमें होता है। सेमीकंडक्टर्स में बात करूं मैं, सेमीकंडक्टर में ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस कुछ होता है। ये कौन सा, वैलेंसी बैंड, संयोजकता बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये EV ये एनर्जी लेवल, ये EC, और ये कौन है, EG या डेल्टा E भी बोलते हैं, डेल्टा EG, डेल्टा EG सारे बोलते हैं इसको। मैं EG सिर्फ, इसका जो वैल्यू होता है वो करीब करीब कितना होता है, 0 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। मतलब कि मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है, इससे कम या इसके इक्वल होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब कोई फिक्स नहीं होता ना, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो जाता है। ये होता है कौन, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर में देखो, जब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो आप जब इतनी एनर्जी दे दोगे तब जाके चालन होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा। पहले जब इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तब वो कैसा रहेगा, अर्धचालक की सॉरी अचालक रहेगा, इंसुलेटर रहेगा। पर जैसे ही उसको इतनी एनर्जी मिलेगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, वो यहाँ से निकल के ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जैसे चला गया तो उसमें क्या हो जाएगा, कंडक्शन में चला जाएगा, चालन होने लग जाएगा। आई बात समझ। ये किस में होता है, सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इंसुलेटर ये होते हैं अर्ध अचालक बोलते हैं इनको, इनमें कंडक्शन होता ही नहीं है। इनका जो ये बैंड गैप है EG वो मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। रेंज होता है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है तो कंडक्शन नहीं होता है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ बुक्स में आप इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देखोगे, तो वो एक रेंज है, फिक्स वैल्यू नहीं है। तो रेंज देखोगे आप, ये डेटा थोड़े बहुत चेंज होते रहते, किसी बुक में आप 3 भी देखोगे, किसी बुक में 4 भी देखोगे, किसी बुक में 5 तक भी दे देते हैं। तो ये अलग अलग मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। तो ये रेंज है कि 4 इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है, तब वो अर्धचालक के आस होता है, कभी वो अचालक भी मान सकते हैं उसको। तो ये है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है तो फिर वो कंडक्शन नेग्लिजिबल होता नहीं होता उनमें, तो इनको बोलते हैं अचालक, इंसुलेटर बोलते हैं। ये इसका हो गया EC हो गया, ये इसका EV हो गया, ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंसी बैंड। आई बात समझ। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें करंट, इसमें तो दोनों के बीच में गैप ही नहीं है, इसमें थोड़ा गैप है, इसमें और ज़्यादा गैप आ गया।
इसमें गैप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं, तो इसलिए आसानी से इनमें क्या होता है, चालक होते हैं, ये कंडक्शन आसानी से हो जाता है। इनमें थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे जनरली बोलते हैं ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, गर्म करोगे तो एनर्जी मिलेगी तो ये चलने लग जाएंगे। इसमें तो कोई चांस नहीं है, मतलब इनकी प्रतिरोधकता है जो रेसिस्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा है, इनकी इनसे कम है, और इनकी ऑलमोस्ट जीरो है। ये मतलब रेसिस्टिविटी मतलब चालकता ज़्यादा है, मतलब प्रतिरोधकता कम है, ठीक है ना, ये चीज़ होती है इनमें। क्लियर है? ये जैसे इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, इसकी चालकता सबसे ज़्यादा, इससे कम इसकी और इसकी कम इससे, मतलब उसकी तो कंडक्शन होता ही नहीं है। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं? आपसे डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा कि चालक है चालक इनके बारे में समझाओ, लेकिन ये इसका एक तरीका है। अब मेरे को सेमीकंडक्टर क्यों काम में लिए, मैंने ये क्यों काम में नहीं लिए? इसमें तो आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, ये क्यों काम में लिए? अब इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट में। और जब सेमीकंडक्टर भी काम में लिए गए तो उनमें भी कैसे कैसे चेंजेस हुए, क्या क्या किया उनमें, वो सारी बात का हम लोग डिस्कशन करेंगे अब। क्लियर है? ओके।